नमस्कार। आज 27 अप्रैल सोमवार। आज दोपहर की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन को लेकर बड़ी छूट देने का फैसला आज ले सकते हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दिग्गी राजा ने केंद्र सरकार की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कानूनी पेच फंसने के बाद शिवसेना ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाकर खुद सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो लॉकडाउन को लेकर के निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते भारत में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के दौरान आपको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा ग्रीन जोन के अंदर कुछ छूट भी दे दी गई थी बीच में। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे लॉकडाउन को हटाने या फिर इसकी तारीख को बढ़ाने या फिर इसमें छूट देने पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन जिसके अंतर्गत पिछले 15 दिन से कोई नए केस नहीं आए हैं कोरोना वायरस के, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में थोड़ी छूट और दी जा सकती है। इस लॉकडाउन के बाद 3 मई तक तो फिक्स रहेगा और यूपी के अंदर भी 3 मई तक रहेगा। लेकिन जो बड़ी छूट जिस तरह से गृह मंत्रालय के आदेश पर दुकानों को खोलने की छूट मिली थी, अब उसमें कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। जहां कोई कोरोना के केस नहीं है या फिर पिछले 15 दिनों से नए केस नहीं आए हैं, जो कोरोना के जो हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, ऐसे ही ग्रीन जोन के अंदर कोई बड़ी छूट देने की घोषणा आज पीएम मोदी के इस बैठक में लिया जा सकता है, बड़ा फैसला। और आधिकारिक रूप से अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रीन जोन के अंदर बड़ी छूट देने का केंद्र सरकार है वो निश्चित है कि अहम फैसला ले सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कमलनाथ सरकार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद इसका पूरा ठीकरा दिग्विजय सिंह के सिर फोड़ दिया गया और दूसरा कमलनाथ के खुद के व्यवहार पर फोड़ दिया गया। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है और इसी गुटबाजी के कारण जमीनी स्तर पर काम करने वाले कांग्रेसी नेता इन बड़े नेताओं से काफी खफा है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह की छुट्टी करने की चर्चा तो पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मचा है। जी हां दोस्तों, बता दें कि कमलनाथ और दिग्गी राजा की छुट्टी आला कमान पूर्व में कर चुकी है। दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट को लेकर के कई तरह के पेच फंसे हुए थे। जिस तरह से फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता का नेता बनाकर दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश कांग्रेस से छुट्टी करने का निर्णय कांग्रेस की आला कमान ले चुकी है। और अब कमलनाथ की जगह भी डॉक्टर गोविंद सिंह, जो पूर्व में कमलनाथ की जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, वो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिग्गी राजा के मुंह से अब केंद्र की तारीफ सुनने को मिल रही है और डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष का नेता चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है। यानी कि कहा जा सकता है कि राज्यसभा सीट छीनकर दिग्गी राजा की छुट्टी कर दी गई है और नेता प्रतिपक्ष का जो नेता है, उम्मीदवार है, वो पूर्व में मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को चुनकर कमलनाथ की छुट्टी कर दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी को बड़ा झटका लगने वाला है केंद्र की तरफ से, या फिर बोल सकते हैं कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से जल्द ही आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं या फिर कमलनाथ के सरकार के जो पूर्व के जो विधायक हैं फिलहाल अभी मौजूद हैं कांग्रेस के, उनमें भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की खिलाफत होना शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दूसरे राज्यों में फंसे हुए यूपी के मजदूरों की घर वापसी के लिए उचित कदम उठाए हैं। जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले तो ये अपील की थी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से
कि यूपी के अंदर बस रहे अन्य राज्यों के जो प्रवासी लोग हैं उनको आप अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। उसके अगले ही दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी कि दूसरे राज्यों में जो यूपी के मजदूर फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाएगी, यानी कि एक व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध तरीके से उनको घर वापस लाया जाएगा। और इसकी शुरुआत योगी सरकार हरियाणा से करने जा रही है, जिसको लेकर के अब कांग्रेस भी एक तरह से योगी सरकार की इस काम की तारीफ करने में जुटी हुई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो एक तरह से योगी सरकार के इस एक्शन की खूब तारीफ की है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के अंदर भी एक तरह से उथल पुथल है वो मची हुई है, क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ मोदी, योगी, अमित शाह इन तीनों के विरोध से शुरू होता है और इनका विरोध करना इनका काम है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी है, जिसके बाद से भी कांग्रेस में थोड़ी उथल पुथल मची हुई है। बताया जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हरियाणा के अंदर 11,000 जो यूपी के मजदूर हैं उनको वापिस अपने घर पहुंचाने का कदम जल्द ही उठाया जाएगा। हालांकि सभी तैयारियां अभी पूर्ण कर ली गई है, लेकिन कब तक उनको वापिस अपने घर पहुंचाया जाएगा इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो तबलीगी जमात का मौलाना साद अब भागते भागते थक गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पिछले 28 मार्च के लगभग से ये फरार चल रहा है, जब से तबलीगी जमात से ये फरार हुआ है उसके बाद से अभी तक इसकी कोई भी तस्वीर है वो नहीं देखी गई है, लेकिन बिल में छुपकर ये ऑडियो टेप जरूर भेज रहा था। शुरुआत इसने जो जमातियों को भड़काने से की थी, लेकिन उसके बाद जब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई सभी ने शिकंजा कस लिया तो उसके बाद इसने जमातियों को समझाने वाली ऑडियो टेप भेजी। उसमें वो बोल भी रहा था कि आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और अब क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने की चर्चा भी चल रही है। बताया जा रहा है मौलाना साद ने अपने वकीलों के जरिए क्राइम ब्रांच तक ये संदेश पहुंचाया है कि मौलाना साद आज 27 अप्रैल सोमवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। और उसने बताया है कि नेगेटिव है उसकी जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट, वो भी क्राइम ब्रांच के सामने पेश है वो कर सकता है। लेकिन क्राइम ब्रांच के सामने इस तरह के दावे कितने सिद्ध होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मौलाना साद की झूठ की गठरी के अंदर ये बड़े खुलासे जो हुए हैं, जिस तरह से इसने झूठ पर झूठ बोले हैं पिछले 1 महीने के लगभग समय हो चुका है। और ऐसे में अब मौलाना साद की इस बात में, इस दावे में कितना दम है कि वो क्राइम ब्रांच के सामने आज पेश होगा, ये तो आज देर रात तक ही पता चल पाएगा। लेकिन जो मौलाना साद की गठरी, झूठी गठरी है, उसमें काफी ज्यादा झूठ है वो छिपे हुए हैं। और क्या पता क्राइम ब्रांच के सामने ये पेश होने वाला भी एक तरह का झूठ ही हो। और बताया जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट भी वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश कर सकता है, जिसके अंदर वो नेगेटिव आया है, यानी कि कोरोना वायरस की जांच उसने करवाई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कोरोना वायरस के संक्रमण से अमेरिका में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग उससे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ऐसे में ट्रंप ने चीन को ठिकाने लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव है आगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के आगे सामने एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है चीन से बदला लेने की। और जब भी किसी अमेरिका के नागरिक पर कोई आपदा आई है तो निश्चित है अमेरिका ने बहुत बार दूसरे देशों से इस पर बदला भी लिया है, यानी कि दुनिया के किसी कोने में यदि अमेरिका पर कोई आपत्ति आती है, अमेरिका के किसी नागरिक पर आपत्ति आती है, तो निश्चित है अमेरिका हमेशा से उसका बदला लेता रहा है। हजारों उदाहरण ऐसे हैं। और अब 55,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के, यानी ये बोल सकते हैं कि चीनी वायरस की वजह से जो मौत हुई है अमेरिका के अंदर, अब इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और इस चुनौती से वो कैसे लड़ेंगे ये भी स्पष्ट है, क्योंकि यूरोपीय देशों सहित कई जो बड़े बड़े विकसित देश हैं उनके साथ मिलकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को शिकंजे में लेने के लिए कई तरह के बड़े कदम उठाए हैं। चीन
चीन की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए भी अमेरिका सहित कई विदेशी कंपनियां चीन को छोड़ चुकी है। और ऐसे में हिंदुस्तान को जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वैकल्पिक देख रही है ये कंपनियां। 300 से ज़्यादा कंपनियों के साथ जो भारत सरकार का सौदा कंप्लीट हो चुका है। 1000 के लगभग जो विदेशी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक हब की हैं, मोबाइल मेकिंग की है, इसके अलावा कई तरह के मेडिसिन मेकिंग वगैरह की कंपनियां अब हिंदुस्तान आने वाली हैं। ऐसे में हिंदुस्तान को रोजगार मिलेगा, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को खूब रोजगार मिलेगा। और अब चीन को लेकर के अमेरिका काफी ज्यादा एक तरह से टेंशन में चल रहा है और आगे राष्ट्रपति चुनावों को देख करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा एक्शन चीन पर लिया जा सकता है, या यूं कहें कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चीन और अमेरिका एक तरह से जाते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के साथ अकेला चीन ही खड़ा है, जिसके साथ सिर्फ पाकिस्तान है, और वहीं अमेरिका के साथ सभी विकसित बड़े बड़े देश खड़े हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि चीन जैसे ड्रैगन ने सुपर पावर बनने की चाहत रखने के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो भी अमेरिका से पंगा लेकर के। जिस तरह से वुहान शहर के अंदर चीन ने इस कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में तैयार किया, इसके कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। खुद चीन के वैज्ञानिकों ने इस पर बड़े खुलासे किए हैं। इसको लेकर के अब अमेरिका स्पष्ट बोल चुका है कि यदि चीन ने इसे बनाया है कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में, तो भी चीन गलती कर चुका है, और यदि चीन ने इसे नहीं बनाया है लेकिन लोगों से, दुनिया से छुपाया है, तो भी बहुत बड़ी गलती कर चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि चीन और अमेरिका की बॉर्डर पर एक तरह से सैन्य सिस्टम है वो तैयार कर लिया गया है, लड़ाकू विमान सेट कर दिए गए हैं, मिसाइलों का मुंह भी चीन ने अमेरिका की तरफ और अमेरिका ने चीन की तरफ तान दिया है। ऐसे में बड़ा सैन्य अभ्यास अब अमेरिका के कमांडो द्वारा किया जा रहा है, और जल्द ही चीन को सबक सिखाया जा सकता है। और वैसे भी कई राष्ट्र जो विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनकी तरफ से जो कई बार बयान आ चुके हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के बाद, इससे निपटने के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। लेकिन इसका हिंदुस्तान को पूरा फायदा होने जा रहा है। विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बचाने के लिए शिवसेना ने अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 20 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम मोहर नहीं लगाए हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता नहीं देंगे, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित है कि शिवसेना प्लान बी तैयार कर चुकी है। शिवसेना प्लान बी के अनुसार शिवसेना को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के पद से इस्तीफा देने के बाद दोबारा शपथ ग्रहण करवा लिया जाएगा। लेकिन ये राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी इसमें बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आएगी, और उसके साथ साथ कांग्रेस भी मलाईदार मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर के जो बड़ा कदम उठाएगी, पूरा नापतोल है वो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की सत्ता में करने जा रही है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि या तो कांग्रेस की तरफ से एमवीए गठबंधन तोड़ दिया जाएगा, वरना बीजेपी भी महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगा रही है। और जैसे ही उनके पास 145 का जादुई आंकड़ा आएगा तो निश्चित है बीजेपी दोबारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पेशकश करेगी। और बताया जा रहा है कि अजीत पवार एनसीपी के जो डिप्टी सीएम हैं फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर, उनके बागी सुर देखे गए हैं, और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के 35 से ज्यादा विधायकों में भी बागी सुर देखे गए हैं, और उनमें सेंध लगाने का काम बीजेपी शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन कमल पर काम करना शुरू कर दिया है। 28 मई के बाद जैसे ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे तो उसके बाद राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि वो कब उद्धव ठाकरे को दोबारा शपथ ग्रहण करवाते हैं, कब उद्धव ठाकरे की कैबिनेट को शपथ ग्रहण करवाते हैं। ऐसे में बीच में राज्यपाल देरी भी कर सकते हैं। जो शपथ ग्रहण के बाद 28 मई के बाद समय बीत भी सकता है, और जो बीच में समय बीतेगा वो बीजेपी के लिए बड़ा मौका होगा। और बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अभी फिलहाल अजीत पवार सहित शिवसेना के कई जो बागी होने के सुर दिखा रहे हैं उन नेताओं पर तंज कसने बंद कर रखे हैं। बताया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि शिवसेना के बागी विधायकों को खुश करने के लिए और अजीत पवार को खुश करने के लिए
एक तरह से बीजेपी ने ऑपरेशन कमल की तैयारियां शुरू कर रखी है और इसीलिए किसी तरह का कोई वाद विवाद वाला तंज अभी तक इन पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल जरूर छाए हुए हैं। कांग्रेस को भी मलाईदार मंत्रालय नहीं मिले थे, इसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी उद्धव ठाकरे से नाराज है और कांग्रेस भी अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा सकती है। बीजेपी भी सरकार बना सकती है, यानी कि वक्त जो बताएगा कि राजनीति का पलड़ा किसका भारी होता है 28 मई के बाद। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।